जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 इंस्टीट्यूट विद्याकुल पर, भारत का सबसे विश्वसनीय चैनल पर आप जुड़ चुके हैं। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज की जो आप देखेंगे मासिक परीक्षा आपकी संपन्न हुई है जुलाई माह की। अगर आप देखेंगे तो जितना आपको कल क्लास में कराया गया था, अगर कल की क्लास आप आईटी वाली की होंगे तो लगभग 90 प्लस क्वेश्चन यानी 90% तक आप कवर कर पाए होंगे। और आज हम लोग जो ये लेकर आए हैं सेशन, ये स्पेशली एनालिसिस करने के लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग आज अपने आंसर को देखते हैं और कहां तक हमारी बात होगी कि जैसे आज आपको जुलाई माह में आपका जो पेपर हुआ है आज, उस पॉलिटिकल साइंस के पेपर को लेकर जो एनालिसिस किया जाएगा, जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए भैया, आज की हम लोग बात करते हैं। देखिएगा, मंथली एग्जामिनेशन जुलाई 2024 यानी कि ये 12वीं क्लास जो है आपके पॉलिटिकल साइंस बिहार बोर्ड का आज जो मासिक परीक्षा हुई है उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं क्वेश्चंस की। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पर देखिएगा जो खंड सेक्शन ए की बात करते हैं। सेक्शन ए में आपको देखिएगा 1 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं यानी बहुविकल्पी हैं। इन प्रश्नों को अगर हम लोग करेंगे भैया तो इनके बारे में देखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, फैक्चुअल बातें होंगी और फैक्चुअल के साथ ही साथ आपको यहां पर ये ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन से होगा ट्रिक लगा के निकलना होगा। तो पहला क्वेश्चन होगा, सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था? तो भाई आप कहेंगे कि गुरुजी सोवियत संघ का जो विखंडन होता है ये 1991 में हो जाता है। कब होता है? ये 1991 में होता है, क्योंकि देखेंगे सोवियत संघ का यहीं पर क्या होता है, जब विखंडन हो जाता है भाई, तो सोवियत संघ के विखंडन के बाद देखेंगे कि फिर एक ही देखेंगे शक्ति महाशक्ति बचती है, वह अमेरिका बचती है और अमेरिका का वर्चस्व आ जाता है। तो ये देखेंगे कि 1991 में क्या होता है, सोवियत संघ का विखंडन होता है और 15 गणराज्यों में सोवियत संघ विभाजित हो जाता है ना। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सैन्य गठबंधन सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था? तो यहां पर नाटो, सीटो या फिर वार्सा संधि या फिर इनमें से देखिएगा कोई नहीं। तो आप कहेंगे यहां पर आपका ऑप्शन होगा वार्सा संधि। ऑप्शन नंबर जो होता है आपका सी होता है, सी बिल्कुल सही होगा। आइए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा इसमें देखते हैं। यहां पर पूछा जाता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भाई, आपसे अध्यक्ष पूछा गया है और अध्यक्ष पूछा गया तो यहां पर अध्यक्ष में अगर आप बात करते हैं तो अंबेडकर जी नहीं होंगे, यहां पर राधा कृष्णन भी नहीं होंगे, यहां पर देखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और राजेंद्र प्रसाद जो होते हैं भैया ये क्या थे? ये अस्थाई अध्यक्ष होते हैं। यहीं पर अगर अस्थाई देता तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगता। तब क्या लग जाता? तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लग जाता। अगर हम बात करते हैं भाषाई आधार पर, देखिएगा कि ये कब होता है। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या सिक्किम। तो आप कहेंगे कि आंध्र प्रदेश होता है, 1 अक्टूबर 1953 को होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? गांधी जी ने या नेहरू जी ने, जिन्ना ने या पटेल जी ने? तो आप क्या बताते हैं, आपका आंसर क्या होगा? 2 नेशन थ्योरी की अगर बात करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना का है। ऑप्शन नंबर जो होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आप लोग मैच करते चलिएगा और आप सभी लोग मैच कर लीजिएगा। जितने लोगों का देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन जो हैं बहुत शानदार अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी कल ही चर्चा किए थे। काफी अच्छे ऐसे प्रश्न होंगे। देखिएगा, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना? सिक्किम की बात करते हैं भैया तो सिक्किम भारत का हिस्सा कब बनता है? तो देखिएगा यहाँ पर 1947 को बनता है, 1971 को, 1962 को या 1975 को। तो कहेंगे कि ये बनता भैया मई की समय अवधि होती है, 15 मई की समय अवधि होती है, 15 मई 1975 को बनता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब देखिएगा यहां पर पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन होते हैं? तो संस्थापक की बात करते हैं भाई तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं है, तो अध्यक्ष होते हैं महात्मा गांधी भी नहीं होंगे, एनी बेसेंट भी नहीं होंगे। हाँ, यहां पर पूछा गया है कि संस्थापक कौन होते हैं? तो देखेंगे एओ ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना। तो देखेंगे कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम होता है, एओ ह्यूम इन्हें कहते हैं। यह क्या करते हैं? ये देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक के रूप में इसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा भाई। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, 7 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था, 8वां नंबर देखिएगा ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है भाई। यहां पर कहा जाएगा कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भाई? तो वर्तमान में 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। 8वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? 8 है। यूटी की अगर बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज कितना है? 8 है। अगर हम लोग राज्य की बात कर लेंगे तो राज्य कितने हो जाएंगे? अगर राज्य पूछा जाएगा कभी तो आप कह देंगे 28 है, राज्य पूछा जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहां पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो होगा यहां पर भाई आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो होती है भाई आंध्र प्रदेश के गठन के बाद होती है। आंध्र प्रदेश का जब गठन होता है उसके तत्काल प्रभाव से देखेंगे ये 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हो जाती है। और ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। गोवा दमन दीव किस देश के उपनिवेश थे? तो गोवा दमन दीव की अगर बात करते हैं भाई तो ये ब्रिटेन के, पुर्तगाल के, फ्रांस के या इनमें से कोई नहीं तो आप कह देंगे ये पुर्तगाल के उपनिवेश थे। ये आपका ऑप्शन नंबर जो होता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन होते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे भैया, ये तो पहले पीएम होते हैं, है ना। और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ही होते हैं। क्या होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो होते हैं भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री होते हैं। अब तक 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं। तो आपका यहां पर आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर जो होगा बी बिल्कुल सही होता है। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखिएगा कि यहां पर पूछा है 1977 के आम चुनाव के किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ था? तो आपका आंसर क्या होता है? तो देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 ये कहता है कि 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ था? कांग्रेस को, जनता दल को, जनता पार्टी की या इनमें से कोई नहीं? तो देखेंगे भाई आप किसका बात करते हैं, जनता दल को प्राप्त होता। और जनता दल देखेंगे पहली बार ऐसा हुआ था, गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जो होते हैं क्या होते हैं यहाँ पर, मोरारजी देसाई जो होते हैं ये देश के क्या बन जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। यहां पर आपका देखेंगे उसी दौरान देखेंगे होता है 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला, यही सरकार बनने के बाद। ठीक है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब होते हैं भैया? तो ये भारत में 1951, 1952, 1953, 1954, तो आप कहते हैं 1952 में हुआ था। और भारत के जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री होते हैं हमने अभी यहां पर बताया आपको मोरारजी देसाई होते हैं। जहां पर भी लगेगा आपको मोरारजी देसाई दिखेंगे ऑप्शन नंबर बी की तरफ, तो आप ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगा ले जाएंगे, मोरारजी देसाई। ठीक है, कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में अगर हम बात करेंगे भैया तो यहां पर आपका जो आंसर होगा ये चंद्रशेखर जी होगा। और चंद्रशेखर जी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर होगा। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16। 16वें प्रश्न की अगर हम आपसे बात करते हैं तो भैया 16वां नंबर प्रश्न कहता है इस समय भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो बेटा एक दलीय नहीं, हमारे यहाँ एक दल नहीं है, एक दल तो चाइना में होता है। द्विदलीय व्यवस्था नहीं भाई, द्विदलीय भी नहीं है। यहाँ पर अगर बात करते हैं एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था नहीं, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे यहाँ क्या है भाई? हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। इसका मतलब क्या होता है, कई दल है, जैसे देखेंगे बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य और बाकी पार्टियां हैं। तो इस प्रकार क्या कहेंगे, हमारे यहाँ बहुदलीय पार्टियां हैं, यानी बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर हमारे लोकतंत्र में बहुदल है ना, यानी कि कई दल हमारे यहाँ है। ठीक है, निम्न में से किसे दक्षिणपंथी राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाता है। आपका बी बिल्कुल सही होगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मामला पेचीदा हो सकता है, मगर आप यहाँ पर कहेंगे 1967 नहीं, 1968 भी नहीं, 1969 में। क्या कहेंगे आप? 1969। आपका ऑप्शन क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन होगा क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो ऑप्शन होता है आपका यहां पर वो क्या बन जाएगा?
आपका सी बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 18 के बाद आपका आ जाता है भैया 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन जो होता है आपके सामने ये रहा। 19 नंबर क्वेश्चन जो होता है ये रहा। आइए देख लेते हैं 19 नंबर पर। ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो भैया ताशकंद जो समझौता होता है उसके बारे में हम लोग बहुत बार बातें कर चुके हैं। आप देखेंगे जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं आपके देखेंगे कि पिछले क्लासेज में बहुत बार ये सारी बातें हो चुकी हैं। ताशकंद समझौता 1965 में नहीं होता है भाई, ये कब होता है? 1966 में हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर जो होता है बी ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि पूर्व बनाम पश्चिम पदबंध का आशय किससे है? तो आप कहेंगे विश्व युद्ध से नहीं, ये शीत युद्ध से, कोल्ड वार से। किससे भैया? ये कोल्ड वार से है। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर इसमें देखेंगे क्या होता है, कहेंगे बी होता है पूर्व बनाम पश्चिम। एक साइड पूर्व और पश्चिम, यानी एक साइड देखेंगे कि जो सोवियत संघ और एक साइड कौन है? अमेरिका की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये देखिएगा इसका आशय जो होता है शीत युद्ध से है। शीत युद्ध जो हुआ था, कोल्ड वार हुआ था। आप जानते हैं कि दोनों महाशक्तियों के बीच में, सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य। ठीक है, देखिएगा कि G77 का संबंध किन देशों से है? तो जो विकसित है उनसे, विकासशील है उनसे, साम्यवादी है उनसे, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो विकासशील देश हैं उनसे आशय है। G77 की अगर बात करते हैं तो इनका संबंध विकासशील देशों से। किससे है? विकासशील देशों से। तो आपका ऑप्शन क्या लग जाता है? आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी भैया बिल्कुल सही होगा। बी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, निम्न में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है? तो देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की अगर बात करते हैं तो मार्शल टीटो भी होते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी होते हैं, गमाल अब्देल नासिर भी होते हैं, यासिर अराफात नहीं होते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी यासिर अराफात। यानी ये पूछा गया गुट निरपेक्ष के, देखेंगे कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसके संस्थापक सदस्य कौन से होते हैं, तब इनमें से तीन में से किसी एक का नाम आता तो आप लगा देते, मगर यहां पर इनमें से कौन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। आइए आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्वेश्चन नंबर 23 है द्विध्रुवीय विश्व, है ना, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था? तो हम अभी बता रहे थे पिछले क्वेश्चन में कि पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व तो सोवियत संघ करता है और पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व तो अमेरिका करता है। किसका करता है ये, है ना? तो आप कहेंगे कि पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन करता है? तो आप कह देंगे पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व जो होता है यह अमेरिका के द्वारा होता है। किंतु आपसे पूर्वी पूछा गया है तो आप पूर्वी के बारे में ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सोवियत संघ बिल्कुल सही होगा। सोवियत संघ आपका बिल्कुल सही होगा भैया। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी आपका क्या है भैया? आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। चलिए, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू होता है? तो तनाव शैथिल्य के दौर की अगर बात करते हैं तो 1945 के बाद नहीं, 1960 के बाद भी नहीं, 1970 के बाद होता है, जिसके दौरान अगर हम बात करते हैं आप देखेंगे कि यहां पर जब पूछा जाता है तो आप कह देते हैं कि ये 1970 के बाद, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होता है। क्या है भैया? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? ठीक है, देखेंगे कि ये ओपन डोर पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी चाइना, जापान, अमेरिका, फ्रांस। तो भैया ये चाइना के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होता है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। ठीक है ना। और निम्न में से किस संगठन की स्थापना 1949 में हुई थी? सीटो की, वार्सा पैक्ट की यानी वार्सा संधि की, या सेंटो की, या नाटो की? तो आप कहेंगे गुरुजी नाटो की होती है। किसकी होती है? 1949 में। ठीक है ना। तो आप कहते हैं कि नाटो की। आपका आंसर क्या होगा? आंसर आपका डी इज द राइट आंसर। आपका डी जो होता है भैया बिल्कुल सही आंसर होगा, एकदम बेहतर होगा। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग अपना आंसर मिलाते चलिएगा। ये सारी बातें आपको कही गई। देखिए बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था, ये सब सारी बातें आपको कराई गई हैं। आप क्लास में अगर देखे होंगे तो 1949 नहीं, 1955 नहीं, 1961 में बनाई गई थी।
है ना, 1961 में बनाई गई थी और 1989 में क्या कर दी जाती है भैया, ये गिरा दी जाती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन में जो पूछा गया था कब बनाई गई थी, तो 1961, अभी कल ही करा रहे थे सब प्रश्न, हुआ है आपके देखेंगे कल वाले एग्जाम में, यानी कल यूआईटी पे जो क्लास गई थी उसमें सारी बातें हम बताए हैं, है ना, जितना भी आपको देखने को मिल रहा है ये सब 27वां प्रश्न था। ठीक है, आइए 28वें नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो शीत युद्ध के दौरान संघर्ष में दो प्राथमिक विचारधाराएं कौन सी थी? लोकतंत्र और राजशाही, साम्यवाद और पूंजीवाद, समाजवाद और फांसीवाद, उदारवाद और रूढ़िवाद। तो कहेंगे साम्यवाद और पूंजीवाद। आपका ऑप्शन नंबर क्या होता है भाई? आपका ऑप्शन नंबर जो होता है ये आपका बेटा क्या कहा जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरोप के विभाजन के वर्णन करने के लिए लौह आवरण शब्द किसने गढ़ा? तो ट्रेमेन ने, स्टालिन ने नहीं, खुश्चेव नहीं, विंस्टन चर्चिल ने। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो होता है ये बी होता है कि यूरोप के विभाजन का वर्णन करने के लिए लौह आवरण शब्द का अगर देखेंगे यहाँ पर आयरन कर्टेन की अगर बात करते हैं तो ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा गढ़ा गया। ऑप्शन नंबर बी जो होता है यह बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होता है। आइए तेजी से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखेंगे पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट की नीति को किसने लागू किया? तो कहेंगे पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट की नीति को जो लागू करने वाला होता है वह देखेंगे गोर्बाचेव, है ना। खुश्चेव नहीं होते हैं, एल्सिन भी नहीं होते हैं, ब्रेजनेव भी नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? गोर्बाचेव। ऑप्शन नंबर जो होता है भाई आपका सी बिल्कुल सही होता है। सी क्या है? आपका सी बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। आप सभी लोग सी वाले बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सी आपका बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार ये आपके 30 प्रश्न थे। आप कितना सही किए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। इन 30 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे देख लेते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। आगे आइए देखिए लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तो हम लोग अभी किए हैं ना। आइए लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। यहां पर देखिएगा आपसे खंडवा जो है ये पूछा जाएगा। इसमें ये पूछा जा रहा है आपसे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि द्विध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। द्विध्रुवीय विश्व का मतलब देखेंगे कि दो ध्रुवीय विश्व यानी क्या होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या करता है? विश्व दो ध्रुवों में बढ़ जाता है। एक देखेंगे क्या होता है, एक देखेंगे कि आपका जो सोवियत संघ वाला गुट होता है और एक देखेंगे अमेरिका का होता है। इन दोनों के बारे में आप लिखेंगे। तो इधर आप बात करेंगे कि नहीं, एक अमेरिका अपनी महाशक्ति के लिए उभर रहा था, यानी महाशक्ति के लिए अपना दावा कर रहा था, उधर सोवियत संघ करता है। इसी प्रकार बहुदलीय व्यवस्था क्या होती है? बहुदलीय मतलब कि अगर हम बात कर लेते हैं तो जैसे हम लोगों की क्या हो जाती है, जैसे भारत हो गई, है ना, या फिर हम लोग पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। यहाँ पर ये प्रश्न पिछली बार भी आपके एग्जाम में पूछा था, अगर आप नोटिस करे होंगे तो ये क्या होता है? बहुदलीय व्यवस्था की बात करते हैं तो बहुदलीय व्यवस्था यानी कि जहां पर कई दलों का व्यवस्था है। जैसे हमारे भारत में देखते हैं क्या है, तो हमारे भारत की एक अच्छा उदाहरण है बहुदलीय व्यवस्था है। गुट निरपेक्षता देखेंगे तटस्थता से अलग कैसे है। ये देखिए गुट निरपेक्षता की अगर बात करेंगे तो गुट निरपेक्षता तो है, ये देखेंगे कि बाकी के जो भी गुट थे, चाहे वो अमेरिकी या चाहे सोवियत, इनसे ये क्या करता है? अपने आप को अलग रखता है। मगर ये तटस्थता की अगर बात करते हैं तो ये बात अलग है कि ये किसी को अपना समर्थन नहीं करता है, आलोचना नहीं करता है, मगर इसकी प्रासंगिकता बनी रहती है, यानी कि ये दुनिया में अपने आप को स्थापित किए रहता है, कायम रखता है। इसके भी निर्णय कुछ अपने होते हैं, कुछ इच्छा होती हैं जिसके अनुसार ये निर्णय लेता है। तो ये देखेंगे, ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर के प्रश्न होंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये 2-2 नंबर का, ठीक है ना, आप इतना रख देंगे, 2 नंबर मिल जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के किन्हीं 2 विशेषताओं की अगर बात करें तो 2 विशेषताएं ये रख लेंगे। इसमें क्या था? इसमें एक पहली विशेषता आप चाहें तो रख सकते हैं कि ये चाहते थे, ये क्या चाहते थे, ये निष्पक्ष होकर, है ना, निष्पक्ष होकर क्या करना चाहते थे? अपनी पहचान बनाना चाहते थे, जो गुट निरपेक्षता से संबंधित जितने भी जो देश थे। और दूसरा आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि गुट निरपेक्षता के बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी देखेंगे संस्थापक देश होते हैं, इनका किसी भी, है ना, किसी भी गुट की तरफ झुकाव नहीं था, झुकाव नहीं होना, ठीक है ना। ये सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे
एक दलीय प्रणाली और एक दलीय प्रभुत्व में क्या अंतर है? तो देखिएगा, एक दलीय प्रणाली की अगर बात करते हैं तो जहां पर एक दलीय प्रणाली होती है, यहां पर जैसे हम लोग बात करते हैं जैसे चाइना वगैरह की, और प्रभुत्व की अगर बात कर लेते हैं तो यानी कि एक दल का वहां पर पूरा प्रभुत्व होता है, एक प्रकार से राजतंत्र की तरह। ठीक है, तो यहां पर आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर जो था सब हम देखें, यहां पर 2 नंबर आपको उठाना होगा, ये मिल जाएगा। शॉक थेरेपी क्या होती है? शॉक थेरेपी के बारे में अभी कल भी हम लोग बात कर रहे थे। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है ना, आघात पहुंचाकर क्या करना, उपचार करना। तो यहां पर देखेंगे शॉक थेरेपी के बारे में बात करते हैं, यानी क्या होता है, यानी कि यहां पर देखेंगे कि जो कंपनियां वगैरह होती हैं या फिर जो सरकारी देखेंगे कि ये पूंजीवाद जो होता है इसको बढ़ावा देने की बात की जाती है। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ यहां पर मोड़ा जाता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि ये आप यहां पर 2 नंबर यहां पर उठा ले जाएंगे, यहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे, देख लेते हैं भैया हम लोग आम चुनाव से आप क्या समझते हैं। तो आम चुनाव की अगर बात होती है तो आम चुनाव के दौरान आप क्या समझते हैं, तो यहां पर देखेंगे इस आम चुनाव में आप कहेंगे इसमें सभी प्रतिभागी यानी कि सभी दल जो होते हैं क्या करते हैं, इसमें सहभागिता करते हैं, और एक दल जो होता है वह चुनाव जीतने के बाद क्या करता है, सत्ता में आता है। यह आम चुनाव के दौरान बात होती है। अमेरिकी आधिपत्य का क्या अर्थ होता है, अमेरिका के देखेंगे आधिपत्य से संबंधित बातें की जाती हैं। वयस्क मताधिकार की क्या बात होती है, यानी वयस्क मताधिकार का मतलब होता है 18+ है ना, वोट करने की क्या है, वोट करने की जो न्यूनतम आयु होती है, न्यूनतम आयु होती है, इसको क्रॉस करने की बात की जाती है। यानी कि इसको आप क्या करेंगे, इस न्यूनतम आयु को आप पार कर जाएंगे तो वयस्क मताधिकार यानी कि वोट करने की जो न्यूनतम आयु रखी गई है उसको क्रॉस करके आप वोट डालने के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है और पूर्ण बहुमत में क्या होता है। साधारण बहुमत का मतलब ये होता है, यहां पर अगर बात करते हैं तो यानी कि जितना मेजोरिटी होती है उसका आधा से थोड़ा सा ज्यादा, और पूर्ण बहुमत का मतलब जितना एक सीट है उस सीट का यानी कि पूर्ण बहुमत यानी कि उसको मिल चुकी है वह आपके पूर्ण बहुमत के अंतर्गत आएगा। और उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं, आइए देख लेते हैं हम लोग तेजी से बेटा, आगे देखते हैं ये दीर्घ उत्तरीय जो होता है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो भारत में आप देखेंगे संसदीय शासन व्यवस्था की ये थोड़ा आप देखेंगे कि 5 नंबर का है, तो इसमें अच्छा खासा आपको बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। भारत की संसदीय व्यवस्था के बारे में लिखेंगे तो यहाँ पर आप संसद के बारे में लिखेंगे, और संसद के बारे में जब लिखेंगे तो यहाँ पर आप चार्ट भी बना सकते हैं ना, यहाँ पर राज्यसभा लिख देंगे, यहाँ पर लोकसभा लिख देंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति बना देंगे, क्योंकि आपको बेटा यहाँ पर 5 नंबर लेना है ना। तो 79 में क्या है, आपके संसद की चर्चा की गई है, किसकी, संसद की। राज्यसभा जो होती है 80 में होती है, आर्टिकल जो होता है 80 होती है, और 81 जो होता है क्या होता है भैया, आर्टिकल 81 जो होता है लोकसभा के बारे में बात की जाती है। अब इसमें लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों की देखेंगे योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप योग्यता लिख सकते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर कार्यकाल कितना होता है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। ये सब सारी बातें आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि आपको 5 नंबर की बात की जा रही है ना। और भारत में भाषा किस प्रकार की राजनीतिक विवाद बन गई, यानी भाषा की बात करेंगे तो भाषा के बारे में जब लिखना शुरू करेंगे भैया तो यहाँ पर देखेंगे हर एक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रीय भाषा होती है, और भाषा को लेकर आधार बनाकर देखेंगे कई बार मुद्दा उठाया जा चुका है। इसमें देखेंगे कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भी हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम तो बाद में होता है, उससे पहले भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन भी हो जाता है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। भारत बहुदलीय व्यवस्था की भूमिका का वर्णन करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, बहुदलीय व्यवस्था होती है, इससे क्या है, विपक्ष अलग अलग होता है, अलग अलग विपक्ष का जो मुद्दा होता है उससे क्या होती है, सरकार के लिए एक चुनौती भी होती है, और जिससे विपक्ष मजबूत अगर होगा तो यहाँ पर सरकार की शासन व्यवस्था जो होगी वह भी सुदृढ़ बनाई जा सकती है। तो इसमें आप सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष दोनों आप यहाँ पर डाल ले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था यानी कि कई क्या है, कई पार्टियां हैं, हमने अभी बताया ही था कि यहाँ पर आप भारत और अन्य पार्टियों की बात कर सकते हैं। समकालीन परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की अगर बात करेंगे तो देखिए इसको जिस समय बनाया गया था, गुटनिरपेक्षता की अगर बात करते हैं तो उस समय इसकी तो बात जो थी बनाया गया था। वर्तमान में इसका देखेंगे कुछ खास ऐसा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेंशन कर दी जाएं, और बहुत से ऐसे
प्रतिबंधों का अभाव है, लगाने के बाद इसको अभी भी क्या किया जा सकता है, इसमें अभी भी सहभागिता के साथ संबंधित देश अपने आप को थोड़ा और मजबूत प्रस्तुत कर सकते हैं। और शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, अगर शीत युद्ध की अगर बात करते हैं तो शीत युद्ध क्या होता है भैया, अगर आप देखेंगे कि ये क्या होता है 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो होता है ये कोल्ड वार 1991 तक चलता है ना, 1991 तक चलता है। इसके बारे में देखेंगे कि दो महाशक्तियां होती हैं, एक आपकी अमेरिका और एक सोवियत संघ, इन दोनों के बीच महान देखेंगे शक्तियों को उभर कर आना, और इन दोनों के बीच जो मतभेद होता है, जो वैचारिक मतभेद होता है, आप कह सकते हैं विचारों का क्या होता है ना, विचारों का युद्ध कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आभासी युद्ध होता है। इसी युद्ध को क्या कहा जाता है, इसी को शीत युद्ध कहा जाता है, यानी कोल्ड वार कहा जाता है। इस प्रकार ये आपके जो प्रश्न थे भैया आप लोग कर ले जाएंगे, बहुत अच्छे से लिखे होंगे। तो इस प्रकार आज आप अपने आंसर को मेंशन किए होंगे और आप अपना आंसर का एनालिसिस किए होंगे, मिलाए होंगे, आप कहाँ तक पहुंचे हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। आज की क्लास बस यही तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच।